गुड मॉर्निंग। आइए शुरू कर लेते हैं आज के टॉपिक। कितने थे? 14 ना। कल हम लोग पढ़े थे एडिशन ऑफ वेक्टर, उसके कुछ सवाल बनाए थे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट करे थे। अब सबट्रैक्शन, एडिशन के बाद क्या आती है भाई? सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में देखते हैं। सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर जो बताए थे, हाँ, उसमें तो एक ही रूल था, मतलब फॉर्मूले। हाँ, फॉर्मूले तो एक ही थे। हाँ, कि रूट अंडर ए स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी तो उसके केसेस थे, अपने मैथमेटिक्स लगा लो, उसमें हाँ, तो मैथ था। हाँ, एंगल बदल बदल के वैल्यूज को बदल लो। तो सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ये भी एग्जांपल ही बताया। किसका एग्जांपल? उसका एग्जांपल एक इक्वल टू वाला लिए थे, एक नॉर्मल वाला लिए थे, दो लिए थे और आगे करेंगे ना एक साथ। नहीं, ये एग्जांपल ले लीजिए, अगर 90 डिग्री का हो थीटा बदल के, तो फिर उसमें कैसे रूल लगाए थे कि 90 डिग्री में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी खुद भी पता चलेगा। दो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड दे देगा। टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर whose magnitude are this and this, find resultant या डिस्प्लेसमेंट भी इन दैट सेंस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा देंगे। हाँ, अगर तुम्हें पता है तो। नहीं तो थीटा 90 क्या रहा है वो लो और ओरिजिनल वाले में रखो। अच्छा, अपने हाथ में वो। तो ये वेक्टर है ये। सर लेकिन ट्रायंगल ऑफ एडिशन का यूज कहीं नहीं, उसके भी दो क्वेश्चन बता दिया। बी वेक्टर है ये, दो वेक्टर है। हमें a प्लस बी तो करना सीख लिया। मान लो यहाँ पे ये एंगल थे थीटा। अब a माइनस बी सीखना है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर है ना। तो सबट्रैक्शन में क्या करेंगे? माइनस मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे हमें पहले a प्लस बी सीखा था, अब हम क्या सीखेंगे? a माइनस बी। अब हमें सीखना है a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a प्लस माइनस बी। ये कर सकते हैं कि नहीं जी? क्योंकि हमें प्लस आता है। अब माइनस बी मतलब जस्ट पलटी मार दूंगा उसको। बात बराबर, बात बन गई। इसका मतलब है कि a में b माइनस करूं, यानी जस्ट पलटी मार दो b को जस्ट पलटी मार दूं। तो ये हो गया a, ये हो गया माइनस b। ये दोनों को अब जोड़ दें। लेकिन थीटा तो दिया ही नहीं। थीटा ये होगा ना, पहली वाली फैक्टर को बढ़ा दो, यही होता है थीटा। पहले थीटा था ना, पहले ये वाली थीटा था, तो अब ये क्या हो जाएगी? पाई माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। लीनियर पेड़ से या ऐसे नीचे आगे, लीनियर पेड़ से नीचे वाली फर्स्ट को बढ़ा दो और उससे बाहर वाली पार्ट से जो एंगल बनेगी वो ना दोनों के बीच एंगल होती है। ये माइनस बी होगी कि बी होगी? माइनस बी होगी। अब इस दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ेंगे इस a और माइनस बी को जोड़ेंगे तो भाई a माइनस बी तो आएगी। तो फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। थीटा के जगह पाई माइनस थीटा यूज कर लूंगा उसी फॉर्मूले में, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रिजल्टेंट क्या होगी इस बार? पहले ये होते थे ना, ये होते थे ना, इसकी लेंथ ये मैग्नीट्यूड था, इस बार ये होगा रिजल्टेंट। होगा कि नहीं होगा? तो रिजल्टेंट आर इस बार क्या होगी? डायरेक्ट लिखा करो। क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 2ab cos थीटा के बदले क्या लिखूं? पाई माइनस थीटा। हाँ कि ना? अच्छा, लेकिन b के जगह तो माइनस डालिए। माइनस बी तो स्क्वायर डालूंगा तो लेंथ डायरेक्शन में माइनस ना, लेंथ तो वही डायरेक्शन में माइनस होते ना। यहाँ तो लेंथ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो वो तो नहीं। यहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर लिखा था मैंने। बताओ ये समझ में आया? थीटा की जगह पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा कितने होते हैं याद करो। मैथमेटिक्स, ट्रिगोनोमेट्री, ऐसे छोटा चीजें यूज होता है, बस ऐसे छोटा फिजिक्स में आया कि नहीं? तो बताओ यहाँ पे पाई माइनस थीटा यानी 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होते नहीं। पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होता। नहीं होते तो माइनस तो आएगा भाई। हाँ, 180 पे चेंज होता है क्या? रेशियो तो चेंज नहीं होता है, एक्स एक्सिस पे नो चेंज। तो cos का cos ही रहेगा, बीच में माइनस आ जाएगी उसका। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले हमारे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। खत्म। प्लस वाला में प्लस, माइनस वाला में माइनस। आंसर बिल्कुल याद रहेगा ये। जब ऐड करेंगे तो प्लस, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस। कितना आसान, बिल्कुल याद रहेगा ये। कैसे घिसने की जरूरत है? थीटा बदल के फिर से घिसू तो वही बात हो जाएगी। तो इसको घिसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एडिशन है ये। एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों सेम होता है वेक्टर का। उल्टा करके जोड़ दिया, उल्टा करके जोड़ दिया, समझाए? सर 270 और जो मतलब 0 डिग्री का होगा, 0 डिग्री है 270 और 90 डिग्री का जो होगा, मतलब y एक्सिस उस पे चेंज होगा ना?
हाँ y एक्सिस वाली पे चेंज होगी। 90 270 पे यहाँ पे cos था तो साइन हो जाता, cos साइन बदलते ना। इसके बाद मिटा दो। अब हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स की प्रॉपर्टी। जैसे कि एक होता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, जैसे 2 + 3 3 + 2 बतवा क्या होगी? बराबर। सेम वैसे ही बात, वेक्टर ए में अगर बी को ऐड करूं या बी में ए को ऐड करूं तो बात क्या होगी? सेम। अब इसको तो प्रूफ भी करा, थोड़ा फिगर के सिस्टम से कर लेता हूं। ए प्लस बी, ये सी होगी ना, ए प्लस बी सी होगी। इधर देखो, इसके पैरेलल यहाँ से खींच लेता हूँ, इसको स्लाइड कर लेता हूँ ना, बी को, पैरेललोग्राम लॉ बन गया। तो ये इसको स्लाइड कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये ए बन गया, ये बी बन गया। अब बी प्लस ए, यहाँ से भी सी। ऊपर से देखो बी प्लस ए क्या होगा? क्या? ऊपर से देखो बी प्लस ए क्या होगा? सी। और नीचे से देखो ए प्लस बी क्या होगा? तो ए प्लस बी प्लस ए बस बराबर है। बराबर है, हाँ। बस देखो ट्रायंगल लॉ यही था ना? हाँ यही था। तो फिर ये भी एक क्वेश्चन ही हो गया भाई, प्रूफ करो दिस बराबर दिस, ये प्रूफ करो दिस बराबर दिस। ये सर किसी काम का क्वेश्चन आपको लगता है? अरे प्रूफ करो बी प्लस ए बराबर ए प्लस बी, क्वेश्चन नहीं हुआ? हाँ क्वेश्चन। ट्रायंगल लॉ से ये प्रूफ हो गया, यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड की बात नहीं नहीं होगी। दूसरी वाली तब मिटाइए तो, अभी जगह है ना हमारे पास। दूसरी वाली है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। भाई ये क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी ऊपर में वेक्टर छूट गया, प्लस सी। कौन छूट गया जी? अच्छा रो छूट गया। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यानी ग्रुपिंग थोड़ी चेंज कर दिया ना। अब ट्रायंगल लॉ से इसको दिखाना भी पड़ेगा ना जी, कैसे होता है? हाँ सब ट्रायंगल लॉ से दिखाएगा। ट्रायंगल लॉ से आसानी से दिख जाते हैं ना, ये वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड तो कहीं है नहीं इसमें, सभी वेक्टर है तो ट्रायंगल लॉ। सिर्फ वेक्टर दिखे ना तो ट्रायंगल लॉ लगानी पड़ेगी ना। पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ट्रायंगल लॉ तो होता है, हम समझ तो पाते हैं ट्रायंगल लॉ को, पहले वो बतलाइए जाएंगे फिर। देखो a प्लस बी प्लस सी है, a प्लस बी। अच्छा को मिटाओ, इधर खींचता हूँ। ए बी सर लिख भी दीजिए, सी, 3 को लेता हूँ, ए बी सी। तो देखो पहला वाला ये है ना, ए अब प्लस बी प्लस सी को जोड़ना है, ए में जोड़ना है बी प्लस सी को, तो बी प्लस सी को जोड़ना है तो पहले बी प्लस सी का काम तमाम करो, क्योंकि बी प्लस सी एक साथ है ना। तो बी प्लस सी क्या होगा? बी प्लस सी क्या होगा? यही होगा ना, वही होगा डी। अरे डी, बी प्लस सी ये वाली होगा, जो कुछ भी मानोगे डी मानो, तो जो कुछ भी करना करो, लेकिन होगा वो ये बी प्लस सी। और ए में उसको ऐड करेंगे क्या? हाँ ए में उसको ऐड करेंगे, तो ए में बी प्लस सी को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी, तो यही होगा ना। होगा कि नहीं होगा? होगा होगा। ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस सी। अब दूसरा फिगर भी ऐसा ही बने, इसके लिए भी क्या होनी चाहिए? तब इसके लिए भी ऐसा ही फिगर होनी चाहिए। चलो भाई, यानी कि मान लो ओ ए बी सी, मैं उसी में नहीं कर रहा हूँ, उसको पॉइंट का नेमिंग कर दिया। अच्छा। यानी ओ सी अगर आप निकालूं तो इतनी ही होनी चाहिए। कितना बड़ा? ओ अच्छा बड़ा, ये बड़का वाला सी है ना। ठीक है। अब चलो ए प्लस ऐसे ही फिगर बनाता हूँ, ए ओसी निकाले तो ओसी निकालूंगा अगले फिगर में भी, तो यही होनी, ये होनी चाहिए। हाँ। एक बार ये हुआ ना, तो अगली बार यही ओसी ये होना चाहिए। तब तो कहेंगे अच्छा भाई ये क्यों वेक्टर को दो तरीके से लिख रहे हैं। हाँ। तो ए बी सी ऐसे था ना, जैसे उसको लिखे तो ऐसे ही, ये सी और ये ऐसे, ठीक है सर। ओ ए बी सी
ये लिख दिया। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? नहीं। ए प्लस बी पहले करना है जी, ए प्लस बी ये होगा ना, तो एरो मेरा टेढ़ा चल रहा है। ए प्लस बी ये होगा, ए प्लस बी ये होगा कि नहीं? तो ए प्लस बी, ए प्लस बी में किसको जोड़ना है जी? तो सी को। सी को, तो ए प्लस बी में सी को जोड़ूंगा, तो ए प्लस बी प्लस सी यानी वही तो हो गया, ए प्लस बी एक में और सी साइड में। देखो तो यही ओ सी ये भी आया, यही ओ सी ये भी आया, यही ओ सी ये भी आ रहा है, यही ओ सी यहाँ से देखो ए प्लस बी वो हो गया। सिंपल है, चारों लेंथ वाला ए पॉइंट और वेक्टर सबको लिख दो। ए बी सी तीन को है ना, लिख दिया, ए बी सी लिख दिया, इसमें भी ए बी सी लिख दिया, इसमें भी। अब चलो पॉइंट का भी नेमिंग कर दिया जिससे कि लगे कि दोनों सेम चल रहे हैं। ए प्लस बी है पहले तो वो निकालो, जो भी प्लस में ब्रैकेट वाला है ना उसको पहले काम तमाम कर लेते हैं। तो ए प्लस बी यहाँ पे ए प्लस बी करूँ ट्रायंगल लॉ से यही होगा। अब इसमें जोड़ना है सी को, यानी इसमें जोड़ना है सी को, फिर से ट्रायंगल लॉ लग रहा है कि नहीं? इसकी टेल है और इसकी हेड है, ट्रायंगल लॉ फिर से लगेगा तो ये वाली बनेगी, तीनों का जो एडिशन। यही ओसी ये भी है, यही ओसी ये भी है, दोनों ओसी ही है, तो सेम है ना? ट्रायंगल लॉ यही होगा। एक क्वेश्चन की तरह भी हो सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन क्या देगा, प्रूफ करो, बिल्कुल क्वेश्चन हो गया, ट्रायंगल लॉ से ही प्रूफ हो गई है। सही है। रुक रुक के नहीं चल रहा है, चल चल के आदमी रुकता है। बात तो बराबर है सर। बात बराबर है, चलते चलते थक जाता है तब रुकता है, कि रुकते रुकते जब थक जाते तब चलता है। पेन थका नहीं है। अच्छा पेन थका नहीं, मिटाना पड़ेगा। हाँ शुरू करें। एक एग्जांपल, इफ वेक्टर a प्लस b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस b की मैग्नीट्यूड, a प्लस b की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a माइनस b की मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। हो जाएगा सर। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। देख लो a प्लस बी ए माइनस बी बराबर है ना भाई, a प्लस बी ये जो हम लोग करते थे ना रिजल्टेंट जो निकालते थे वो दो वेक्टर थे, दो वेक्टर थे, उसकी लेंथ को जी जोड़ देते। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, a प्लस बी कोई c है जिसकी रिजल्टेंट पूछ रहा है, a प्लस बी कोई वेक्टर है जिसकी रिजल्टेंट पूछ रहा है, मैंने मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी a की लेंथ का स्क्वायर b की लेंथ का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस वाली में माइनस 2ab cos थीटा माइनस वाली में। अब उसको जरा सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, देख लो यहाँ पे a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज गिवन a माइनस b की मैग्नीट्यूड। तो भाई मैग्नीट्यूड तो ऐसे होते ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दोनों के बीच के एंगल बराबर है, यानी दोनों केस में एंगल बराबर है, क्योंकि वेक्टर तो वही ए भी है ना, उसी को घुमा फिरा दिया। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब यहाँ से दिमाग लगाना चाहिए, यहाँ पे तो a प्लस b है ना, उसका मैग्नीट्यूड है। हाँ तो इसीलिए तो प्लस वाला फॉर्मूला लिया, इसीलिए तो माइनस वाला फॉर्मूला लिया हूँ। सर यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसका मैग्नीट्यूड आएगा? ये a प्लस b वाला मैग्नीट्यूड आएगा, ये a माइनस b। अरे बाबा प्लस वाला फॉर्मूला इसे बनाए थे कि नहीं? हाँ बनाए थे। माइनस वाला बनाए थे। तो फिर खत्म। अब रूट है तो लफड़ा है ना, स्क्वायर करके रूट हटा दूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिर्फ आप a का मैग्नीट्यूड पूछते तब क्या होता? सिर्फ a का मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन भी तो ऐसा होना चाहिए कि बन जाए। हो नहीं सकता ऐसा। तब एंगल देगा, b की मैग्नीट्यूड देगा, वो दोनों देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि सब कुछ पूछ ले, सब कुछ देगा ही नहीं, सब कुछ पूछ लेगा। वाह ये कैसा क्वेश्चन है। हाँ तब ये होगा कि हम b, तब आंसर में b भी रहेगा, थीटा भी रहेगा, सब कुछ आंसर में आ जाएगा। निकलेगा तो जबरदस्ती निकाल दूंगा, ये निकाल दूंगा यहाँ से b और cos थीटा के टर्म में, बट ऐसा चलेगा नहीं ना। a स्क्वायर ये हो गया माइनस 2ab cos थीटा, समझ आए? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मर गए, यही तो हमको करने का मन था। 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab cos थीटा, माइनस 2ab भी चले गए। कैसे? हाँ ये क्या कर दिया वही इधर
पहले ले लो। 4ab cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ वही करूँगा, हालांकि बराबर ही पड़ेगा बराबर है। अच्छा cos थीटा को इधर ले लेते, 2 cos थीटा बराबर 0, cos थीटा 0 थीटा 90, घुमा फिरा के बात वही पड़ेगा। सेम पड़ेगी। इधर क्या था 2ab cos थीटा बराबर माइनस 2ab, बेकार बिठा दिया। 4ab cos थीटा इक्वल टू 0, तो cos थीटा एंगल निकालना है ना, जो निकालना है वो देखो, तो 0/4ab यानी 0, इसीलिए थीटा क्या होगी 90 पे 0 होते हैं ना, थीटा 90 यानी सो एंगल बिटवीन द वेक्टर a एंड b इज, बताओ a एंड b के बीच की एंगल यहाँ पे थीटा है। 90 डिग्री। अब थोड़ा अकल लगाओ, a प्लस b जब करते थे, यानी कि जब एंगल 90 होगी तो a प्लस b या a माइनस b, बात क्या होगा इक्वल सेम होगा। यानी कि एक मिनट रुक जाओ, a प्लस b 90 है ना, a प्लस b करो या a माइनस b करो, ये लेंथ क्या होगी Equal। बराबर ही होगी। 90 जब एंगल हो तो ये वाली यानी तो ये वाली इक्वल होगी, प्लस वाली में ये होगी, माइनस वाली उल्टी चलेगी ना, हम्म। तो दोनों की लेंथ दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी। बहुत ज्यादा यूज होते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन या कंपोनेंट, रेजोल्यूशन और कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, मतलब रेजोल्यूशन मतलब जैसे कि मान लो दोपहर का समय है, सर एक मिनट, तो रिजोल्यूशन को या कंपोनेंट को या प्रोजेक्शन को बात बराबर होते हैं। अब देखता हूँ कि प्रैक्टिकली दोपहर के समय में हम लोगों की शेड क्या बनते हैं, शेड धूप का 0, मतलब या तो 0 या तो थोड़ा सा बन जाए इधर उधर। हाँ। मान लो एग्जैक्ट दोपहर की बात अगर करते हैं तो आंसर में 0 होते हैं, बिल्कुल एकदम हाँ। हेड पे है तो बिल्कुल प्रोजेक्शन 0। हाँ। अगर सन इस कॉर्नर से कुछ है, इस कॉर्नर से कुछ, तो मेरा शेड उधर बनता है। सन इस कॉर्नर से कुछ है तो मेरा शेड इधर बनता है। तो ये शेड ही है, शेड होता है ये बिल्कुल, क्योंकि प्रोजेक्शन मतलब ही होता है शेड। अब इसको हम अपने लैंग्वेज में कैसे पढ़े जी, तो देख लो, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गए, ये कोई वेक्टर है जिसकी कुछ ना कुछ तो लेंथ होगी। अब मान लो सन अगर यहाँ पे है, सन अगर यहाँ पे है, उस सेंस में पढ़ते हैं, तो इसकी जो प्रोजेक्शन बिल्कुल नीचे बनेगी ना, इतनी बड़ी बनेगी, छाया इतनी बड़ी बनेगी। और अगर सन यहाँ पे है तो इसकी छाया इधर इतनी बड़ी बनेगी। ये मान लो O है और ये A है, तो इस OA की जो लेंथ होगी, वो x एक्सिस पर इतनी बड़ी होगी और OA की y एक्सिस पे इतनी बड़ी बनेगी। यही दोनों, ये सब है कंपोनेंट है, ये तीन नाम जो कुछ भी बोलो, यही। अब कुछ तो एंगल बनेगी ना यहाँ पे, कुछ तो एंगल से खड़ा होगा ये आदमी, ऐसे स्टाइल मार के खड़ा है एकदम टेढ़ा तो ये थीटा है। तो ये वाली लेंथ कितनी होगी और ये वाली लेंथ कितनी होगी, यही दोनों कंपोनेंट कहलाते हैं। और जब भी हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं तो कोई भी वेक्टर कुछ एंगल से जब इंक्लाइंड हो, वेक्टर वाली क्वांटिटी जब भी किसी एंगल से इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जानते हो ना, ये वर्टिकल तो वेक्टर वाली चीज कभी भी कुछ एंगल से इंक्लाइंड हो तो उसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में बदलते हैं, बिना बदले कभी भी सॉल्व करते ही नहीं है। वेक्टर वाली चीज को हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या एक्स वाई एक्सिस की तरफ चेंज करके ही हम अपना काम करते हैं। को क्यों करते हैं भाई, मान लो हम किसी बॉल को ऐसे फेंके, किसी बॉल को ऐसे फेंके तो क्या वो सिर्फ आगे जाती है या सिर्फ ऊपर जाती है, या दोनों डायरेक्शन में जाती है? दोनों डायरेक्शन में जाती है। तो इससे थोड़ा प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि हमने जो फेंका उसका दो इफेक्ट निकल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, दो इफेक्ट। तब तो दोनों तरफ जा रहे हैं, तब तो आगे और ऊपर दोनों तरफ जा रहे हैं। इसीलिए कोई भी वेक्टर, अब फोर्स की बात कर लेता हूँ, एक डब्बा है, मतलब कोई भी डब्बा हुआ है, उसमें रस्सी बांध दिया और डब्बा रस्सी पकड़ के खींचूंगा, मतलब सीधा नहीं खींच रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली नहीं खींच रहा हूँ, थोड़ा वो डब्बा ऐसा नीचे यहाँ पे, अब मैं फोर्स को ऐसे लगा रहा हूँ इधर, तो डब्बा पे फोर्स आगे भी लगेगी और ऊपर भी लगेगी, आगे भी ऊपर भी। यानी कि कोई भी वेक्टर वाली चीज जिसके पास डायरेक्शन होते हैं,
वो अगर बीच में हो तो उसका दो इफेक्ट जरूर बनता है, वही दोनों इफेक्ट अब कितनी होगी ये तो अभी बताने वाला हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्शन होता। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा या कंपोनेंट होगा वो आई कैप जे कैप के कैप में दिखाया जाएगा। कैप की बात तो बाद में करूंगा, अभी तो इसकी लेंथ या मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। आई कैप लगा दो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला बात हो गया कि ए का कोऑर्डिनेट लिखना है। बिल्कुल, एक्स की तरफ कोऑर्डिनेट हो जाएगी ये, और वाई की तरफ कोऑर्डिनेट हो जाएगी ये, जेड होगा तो जेड की तरफ भी आ जाएगी। तत्काल हम इसको निकालते में होगी कितनी एक्स की तरफ, इतने समझ आ रहे? बोलो। सी डी कर दो इसको, जरा प्रूफ कर लेते हैं। ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी इसमें लेता हूं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये निकाल लिया हमारी। इस एंगल के लिए और इसके लिए ये तो दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है, ओ ए लेंथ कुछ तो होगी, तो दिया हुआ और पूछने वाला में रिलेशन। ये कौन है भाई? एच है। ये कौन है? बी है। तो कॉस थीटा लेनी चाहिए ना। इस एंगल के लिए ये बी है, ये एच है। इस एंगल के लिए ये बी है, ये एच है ना। तो बी एच से रिलेटेड कॉस होते हैं, सेक होते हैं। चलो कॉस ले लेता हूं, तो कॉस थीटा क्या होगी भाई? ओ सी बाई ओ ए। तो यहां से ओ सी क्या आएगा? ओ ए कॉस थीटा। ओ ए की लेंथ कॉस थीटा। तो आ गया कंपोनेंट, तो कंपोनेंट आ गया कि नहीं आ गया? एक्स एक्सिस की तरफ। तो ओसी को अब मैं एक नया नाम दे देता हूं, वेक्टर ए था, कोई ए था। तो इस ए की ए जो लेंथ था उसकी एक्स की तरफ कितनी लेंथ बनी जी? ए का एक्स की तरफ कितनी लेंथ बनेगी भाई? ओ ए, या ओ ए के बदले क्या मान लिया? ए। ओ ए के बदले क्या मान लिया? ए। तो ए कॉस थीटा, यानी एक्स की तरफ कंपोनेंट होती है ए कॉस थीटा। समझ आया? ये तो इसकी लेंथ ए मान लिया हमने, मैग्नीट्यूड उसकी ए मान लिया, तो एक्स की तरफ रिप्रेजेंट कर दिया, यानी एक्स कंपोनेंट। इसको क्या कहते हैं? एक्स कंपोनेंट। अरे बोलो। इन ट्रायंगल। अब ऊपर वाली इधर चलो, वाई कंपोनेंट के लिए तो इधर वाले ट्रायंगल में चलनी पड़ेगी ना। ओ ए डी, ओ ए डी, ये वाली एंगल कितनी होगी? 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल के लिए बेस है और ये एच है। ये बेस और ये एच, ये 90 है ना। फिर से cos थीटा लूंगा, यानी कि cos थीटा के बदले तो 90 माइनस थीटा है जी। बेस 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 क्या होगा? ओडी बाई ओ ए। ओ ए की लेंथ तो हमने मान लिया साइन थीटा हो गए। ओ ए का क्या हो जाएगा? ए। ओ ए का क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा बराबर ओडी। होगी कि नहीं? तो ओडी, तो ए का y की तरफ कंपोनेंट है ना, तो ए y बराबर ए साइन थीटा। तो एगो कॉस एगो साइन। बट एक्चुअली गौर से देखा जाए ये साइन थीटा थोड़े ना था। अगर कहा जाए तो ये 90 माइनस थीटा के कारण साइन आया, वरना साइन थोड़ा ना था। अगर मैं इसको और थोड़ा स्टाइल मारूं तो क्या लिखूंगा? ए cos 90 माइनस थीटा ही लिखूंगा। यानी कि जो भी एंगल होगा ए कॉस, ऐसे रखना, ए कॉस होगा ही। जितनी एंगल हो, इधर वाली थीटा था तो इधर वाले में थीटा, उधर वाली 90 माइनस थीटा था, उधर वाली 90 माइनस थीटा। जैसे तुम्हें सुविधा लगे। क्या ए कॉस होगा, जिधर थीटा हो उधर थीटा। हाँ, जो वाली जितने थीटा हो उतने थीटा डाल देना है। अगर 90 माइनस थीटा आ गई तो उसके कारण साइन बदल जाते, वो अपना अलग बात है। ये इतने समझाए। इसको हम लोग कहते हैं वाई कंपोनेंट। अरे बोलो। यस सर। वाई कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट इस तरीके से निकलते हैं। इतने ही तो, ये घुमाना फिरा थोड़ा प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए। डायरेक्ट भी अब रटना है, डायरेक्ट। ए लेंथ है, मान लो इधर कंपोनेंट लेना है, तो इसकी लेंथ जितने एंगल से नीचे गिराएंगे ना उसमें कॉस लगाना है हमेशा। एंगल का कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। इधर खींचना है तो ए कॉस थीटा। थीटा जो उधर, अच्छा हाँ, जो थीटा हो एक cos थीटा ही ना। थीटा ढूंढ लेंगे ना, थीटा ढूंढ लेंगे। अब कोई भी मान लो इधर वाला कुछ भी नहीं किया है, अब ऐसे एंगल है एक cos थीटा सीधा कर दूंगा। जो भी लेंथ है उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद रखना है थीटा उस दोनों के बीच की होगी, उसी दोनों के बीच की होगी। यानी कि जिधर प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो डायरेक्शन, और जिधर वेक्टर है वो उस दोनों के बीच, यानी ये वाली। इतने क्लियर है? इसको नोट, फिर मैं इस पे प्रैक्टिस करते हैं। तो रिजोल्यूशन की प्रैक्टिस करते हैं। मान लो
मैंने ये कोई लाइन दिया, पता नहीं है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, हमको कोई मतलब नहीं है। चलो अभी नाम दे देता हूँ इसका, इस डायरेक्शन में ये कोई वेक्टर है, मान लो उसकी लेंथ है 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन तो फोर्स। तो भाई ये फोर्स, ये मान लो ग्राउंडे है, ठीक है, क्या एंगल नहीं दिया है, एंगल दे रहा हूँ ना, वही तो दे रहा हूँ। यहाँ पे वो बॉडी है, इसमें रस्सी लगे हुआ है, ऐसे समझो इस रस्सी को खींच रहे 10 न्यूटन से, प्रैक्टिकली समझ लें। ये ग्राउंड है, ब्लॉक रख दिए, कुछ मास होगी तो उसको खींच रहे 10 न्यूटन फोर्स से, फोर्स तो वेक्टर होते हैं। तो इस फोर्स का इधर भी कुछ इफेक्ट होगा और इधर भी कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? या ये एक्स मान लिया तो ये वाई मान लेता हूँ तत्काल। तो भाई इस फोर्स की इफेक्ट इधर कितनी बढ़ेगी, इधर कितनी बढ़ेगी? हाँ, एंगल दे देता हूँ 60 डिग्री बना लेंगे। हाँ, समझ आ गए? तो प्रैक्टिकली इस वेक्टर का एफ नाम दे देता हूँ, तो एफ का एक्स की तरफ और एफ का वाई की तरफ क्या इफेक्ट बनेगा, यानी कितनी फोर्स इधर लगेगी और कितनी फोर्स इधर लगेगी, ये बात क्लियर कर लें। कितनी फोर्स इधर लगेगी, कितने फोर्स उधर लगेगी, अपना काम करते हैं। तो यही होगी हमारे यानी एफ एक्स। तो एफ एक्स बताओ तो कितना होगा? इधर वाली ये मैग्नीट्यूड बोला था एफ एक्स, यानी कि सीधा सीधा ज्यादा दिमाग लगाना है। इधर वाली जो लेंथ है वो, ये वाली लेंथ, अभी तो वो लेंथ नहीं फोर्स है, जो कुछ मैग्नीट्यूड है वो cos थीटा। तो कितनी हो जाएगी? ये 10 एफ cos थीटा, यानी कि आप कितने 10 और cos थीटा कितने 60 डिग्री, यानी 5 न्यूटन लगानी पड़ेगी। cos 60 1/2 होते हैं। 1/2। हाँ, एफ वाई देखो ये 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाएगी ना। लेकिन एक चीज एफ वाई, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसको एफ साइन थीटा यानी एफ साइन थीटा लिख दिया था अभी। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं, जो तुम्हारे दिमाग में सेट हो ना वही कर सकते हो। मान लो इसका एफ दूसरा वाला कंपोनेंट थीटा में होते हैं, अगर इसी को करूं तो एफ साइन थीटा, जब ऐसा वाला फॉर्मूला लेते हैं तो थीटा कौन सी होती है? 60 डिग्री। तो 10 साइन 60 √3/2, तो वही तो होगी 5 √3। आंसर तो वही होगी। अब जो दिमाग में सेट हो जाए वही सही। लेकिन सर आपके नजर में आगे क्या अच्छा होगा, मतलब जो जिससे आसानी से निकल जाए? जनरली यही रटे हुए रहते हैं। तो एगो कंपोनेंट इधर वाली अगर एक कॉस में है तो उधर वाली वाई साइन में होगी। एगो एक्स एक कॉस दूसरा साइन में ही होते हैं। एक कॉस दूसरा साइन ऑलरेडी हो ही जाएगा, क्योंकि 90, क्योंकि दोनों कंपोनेंट 90 पे ही बनते हैं। दोनों कंपोनेंट 90 पे ही एक्स वाई एक्सिस के बीच 90 बनते हैं ना, तो गारंटी है एक कॉस तो दूसरा साइन ही होगा। तो जिधर वाली एंगल दिया है ना, उधर वाली निकाल लो और दूसरे वाले में साइन डाल दो। लेकिन उस साइन में एंगल कौन सी, जो वाली दिया है। हाँ, तो एक कॉस एक साइन, लेकिन निकालो वो जो जिधर एंगल दिया हुआ है। अगर मान लो ये पे देख लो, ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है, ये ए है। हम बोले सर, हाँ, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर दीजिए। तो इधर वाली हो जाएगा। हम बोले किधर वाली आप पूछ रहे हो? पहले दोनों पूछ रहे हैं। तो पहले हम कौन सा वाला बताएं? नहीं तो वाई वाला बताओ। वाई वाला, ठीक है। ए cos नहीं, ए sin थीटा। अबे उधर थीटा दिया है, जिधर दिया हुआ है उधर cos ना। ओ, ए cos थीटा। हाँ, तो इधर नीचे आ जाएगा ए, इधर cos तो दूसरा sin ना होगा। दिमाग क्यों लगाऊं ज्यादा? इधर थीटा दिया है ना, तो ए cos थीटा। आपके वाले रूल पे चले तो यहाँ पे हो जाएगा ए cos 90 - थीटा। बिल्कुल, यहाँ पे हाँ, बात बराबर पड़ जाएगा। वही होता है, बात बराबर होता है। ऐसे रखो, जिधर एंगल दिया है ना उधर cos ले लो। अब उल्टा दूसरा तो पता चली जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जिधर एंगल दिया है उधर cos ले लो, जिधर एंगल दिया उधर cos ले लो, याद रहेगी। दूसरी तरफ sin ले लो। ठीक, और भी एग्जांपल कर लो। बोलिए। मैं उल्टा पुल्टा फिगर दे रहा हूँ, ले लो, ये लो, ये लो, ये लो। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा कोई वेक्टर 5 न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स। ये मैंने 37 डिग्री का एंगल दे दिया, 37 डिग्री आता है सर। हाँ, तो निकालो एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ भी निकालना है। अब तुम्हें ये वाई एक्सिस ढूंढना पड़ेगा, ये वाई एक्सिस है किधर? सब ढूंढ लेंगे। ढूंढ लो।
सबसे पहले वाई एक्सिस ढूंढ लेता हूँ। अगर वाई एक्सिस की तरफ नाक है, मान लो नाक है तो कितनी बनेगी, नाक है तो कितनी बनेगी, ये 5 cos थीटा, जिधर है एक्सिस उधर ही ले लो ना, 5 cos थीटा, यानी इसकी जो कुछ भी इफेक्ट इधर बनेगी वो कितनी बनेगी, 5 cos 37। cos 37 कितने होते हैं, कितने होते हैं क्या, cos 37 बताते हैं 3/4 tan 37 होते हो, 10 देखो याद रखो, tan 37 3/4 हो गए, तो P B और H हो गए 5, 3 4 तो H 5 हो गए, 3 4 5 याद रखना है, P 3 B 4 और H 5, तो cos 37 क्या हो जाएगा, B/H यानी कि 4/5, cos में कम एंगल पे ज्यादा वैल्यू ना, तो 4/5, sin 37 तो 3/5, 90 में से माइनस कर दो तो 53 आ जाएगी, cos 53 3/5 और sin 53 4/5, लिख दूं कि याद रहेगा, क्या बोलेगा, tan तो लिखिए दिया, तो cot 37 कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा 4/3, ये सब आप वैल्यू लिख रहा था, हाँ वो तो निकल जाएगा, cos 37 तो लिखने का नहीं जरूरी है सर, तो फिर इस तरीके से ना BH करके निकाल लेना, sin 37 हो जाएगी, हाँ समझ गए, 53 डिग्री के लिए भी तो वही होगा, सेम टू, हाँ उल्टा हो जाएगा, 90 माइनस ये दिस दैट, तो cos 90 में थीटा sin थीटा ना कर लगा लेना, तो ये कितने हो जाएंगे 5, ये हो जाएगा 4, कट जाएगा 4/5, 5 कट गए, समझ आ गए। अब देखो एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आ गया, एक्सिस तो वाई वाली गायब है, तो वाई वाला एक्सिस कैसे ढूंढूं, पहले एक्सिस ढूंढना पड़ेगा ना, तो देखो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर ही ना होगा वाई एक्सिस, तो परपेंडिकुलर तो इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, दो हो सकता है, तो मैं किधर लूं, आप बताइए, तो लेना उधर है जिधर वेक्टर है, अच्छा, दोनों एक्सिस के बीच में वेक्टर होता है, याद करो दोनों एक्सिस के बीच में वेक्टर होता है, तो मैं अगर एक्सिस इधर ले लूंगा तो ये वेक्टर बीच में आएगी कि साइड हो जाएगी, तो इधर लेना चाहिए कि नहीं, इसके परपेंडिकुलर कैसी फिगर बनेगी, ये होगा वाई एक्सिस की नहीं, बताओ, एक्सिस थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, टेढ़ा मेढ़ा तो कर सकते ना, तो इधर 5 cos 37 इधर 5 sin 37, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, 5 sin 37 जो भी आ जाए, sin 37 कितने होते हैं, 3/5, 3 न्यूटन, अब देखो 4 और 3 का रिजल्टेंट 5 ही होता है, अगर इधर 4 है इधर 3 है तो इधर कितनी बनेगी, 5 ही बनेगी, फिक्स है, फिक्स है, क्योंकि ये 3 तो ये भी 3, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5 होते हैं रूट के अंदर, ये समझ में आया, ऐसा घुमाओ बनेगा, फिर घुमाता हूँ, नोट करो, एक्स एक्सिस दे दिया, वाई एक्सिस गायब है फिर से, एक्स एक्सिस से एंगल 45 दिए हुए हैं, वेलोसिटी दिया हुआ है 10, बस हो गया, बस बन जाएगा, आप चाहिए बनाओ, हाँ ठीक है, ठीक है, फिर पहले तो जो दिया है उसको निकाल ले, 1 मिनट, पहले जो दिया हुआ है उसको तो निकाल ले, अपना काम पे ध्यान दो, अपना काम कर रहा है, ठीक है, पाप चलेगा नहीं तो इसकी कंपोनेंट इधर क्या बनेगी, 10 cos 45 डिग्री, 10 cos 45 यानी कि 10 into 1/√2, तो √2 से करेंगे तो 2 2 5 √2 मीटर पर सेकंड भी दे देना, यूनिट तो मीटर पर सेकंड है ना, कुछ तो दिया हूँ, हाँ अगर यूनिट नहीं दिया है तो नहीं दो, अगर यूनिट लिखा है तो यूनिट लिखो, और कोई पर्टिकुलर यूनिट दिया है तो पर्टिकुलर यूनिट लिखो, गलती से न्यूटन दे दिया, हाँ अब देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किधर होनी चाहिए थी, ऊपर की नीचे, नीचे क्यों, क्योंकि वेक्टर इधर है ना, परपेंडिकुलर नहीं खींचना, इसके परपेंडिकुलर, वेक्टर के नहीं, एक्सिस के, तो भाई देख लो इधर क्या होनी चाहिए, 10 cos है तो sin, 10 sin 45, तो भाई sin 45 में भी तो वही होगी, मीटर पर सेकेंड, समझ आ गया, कंपोनेंट हमारे ख्याल से बन जाएगी। मान लो हमारे सवाल में कैसे यूजेस होते हैं, देखो यूजेस कैसे कैसे होगा, छोटा सा एक यूज देख लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन रहेगी, एकदम ढलान है ना, पहाड़ है ऐसे मान लो, यहाँ पे कोई गोल गोल गेंद छोड़ दिया गया तो नीचे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, क्योंकि मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है तो कुछ तो एंगल थीटा बनेगी ना,
अब इसकी जो मास है तो उसके कारण mg तो नीचे लगेगा ना, ग्रेविटेशन फोर्स। ये वाली 90 बनेगी क्योंकि mg तो हमेशा नीचे लगते हैं, ये 90 तो ये ज्योमेट्री लगाओ 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। तो इस फोर्स का इस मोशन तो इधर है ना, गिरेगी तो नीचे, इसका मतलब इस फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट इधर है, तब तो गिरा रहा है। कौन गिरा रहा है जी? ग्रेविटी तो गिरा रहा है। तो इस फोर्स का इधर वाली इफेक्ट यानी कि इधर वाली कंपोनेंट यानी mg cos थीटा। तो mg cos थीटा कौन सी है? 90 माइनस थीटा, ये वाली थीटा तो नहीं ना, हम तो वो एंगल लेते हैं जो होता है mg cos 90 माइनस थीटा ना। सर एक मिनट, यहाँ पर हम वो नहीं देख पा रहे हैं कि ये mg है, इधर लुढ़केगी। सर आप एक बार बताए थे ना, जैसे वो वाला फिगर है ऊपर वाला, उधर वाला, ये वाला? हाँ, उसमें देखिए तो उसमें आप बोले थे ना कि जिधर cos हो, हाँ जिधर एंगल हो उधर cos लेना है, उधर cos लेना है। यहाँ पे एंगल तो यहाँ पे है ना, क्यों? ये तो कनेक्शन ही हटा हुआ है, यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा है जी। हाँ, वो तो दिया हुआ है इंक्लाइन का इंक्लिनेशन, फोर्स इस पे लग रहा है, यानी कि सब कुछ यहाँ से हो रही है, यहीं पे फोर्स है, यानी कि यहाँ से ऐसे फोर्स यहाँ पे जाएगी इधर, क्योंकि इसकी इफेक्ट इधर कुछ ना कुछ है, वही इफेक्ट इसको नीचे लेके नीचे जाएगी। फोर्स नीचे ओरिजिनली लगता है, बट पहाड़ पे तो धंसेगी नहीं है, तो लुढ़कता है, इसकी कुछ इफेक्ट इधर होता है, उसी को कंपोनेंट के लिए कुछ तो असर उधर है ना, असर तो उधर। तो मतलब 90 थीटा से स्टार्ट होगा एंगल, ये वाली जो भी यहाँ पे एंगल होगी cos 90 माइनस थीटा। हाँ तो cos क्या है भाई, mg cos वो वहां वाली एंगल, ये है 90 माइनस थीटा, ये चीजें समझ में आया? mg कहाँ से आ गया सर? mg cos, mg अच्छा mg समझ गए। अरे बाबा ये mg 10 मान लो ना, कुछ तो होगी, इस 10 का इधर इफेक्ट कुछ तो बनेगी। और अगर इसके परपेंडिकुलर वाला कहूं, दूसरा वाला होगी कि नहीं? क्या ऐसे कर रहे हाँ समझ गए सर, वही फिगर को मैं इधर घुसा दूं। हाँ, अब एक तो कंपोनेंट हुआ है, यहाँ पे अगर दूसरा कंपोनेंट पूछा जाए तो किधर होनी चाहिए? एक कंपोनेंट तो ये हो गया, दूसरा इधर होनी चाहिए कि इधर होनी चाहिए? दूसरा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। तो इधर होनी। अब सुन लो, एक नए कॉन्सेप्ट की तरह लग रही है, क्योंकि एक्स वाई की यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ मैं, हम ये बता रहे हैं कि भाई ये जा रहे हैं, जाएगा तो उधर ही जिधर फोर्स लगेगी ना, तो इस फोर्स का कुछ इफेक्ट इधर था, इसलिए इधर गिरेगी। भाई दूसरा जो इफेक्ट होगा वो पहली वाली के परपेंडिकुलर, ओरिजिनल ये था ना, एक इफेक्ट इधर तो दूसरा इफेक्ट उधर, एक वाली कंपोनेंट इधर तो दूसरा वाली उधर, उस साइड में नहीं। ये नया ये वाला तो बीच में रहता है ना, जिसका निकालते हो वो बीच में, जिसका निकालते हो बीच में, दोनों आपस में 90 डिग्री पे, तो दोनों आपस में 90 डिग्री पे। क्लियर हो रहे? कोई भी एक्स कोई भी वाई अपने हिसाब से मान लो, लेकिन जाने दो ना, अभी तो हमको एक्स वैसे मतलब यहाँ पे नहीं है। तो ये वाली कितनी होगी जी, इसकी कंपोनेंट कितनी होगी? ये cos था तो ये साइन में डाल दो, तो ये mg। सर तो x का जैसे हम कोई भी कंपोनेंट निकालते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, हाँ क्या x का अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं, जो ऐसे पिछला क्वेश्चन में निकाले थे, तो x का कंपोनेंट हुआ जो गिवन था रिजल्टेंट, उसको लेकर के यहाँ पे रिजल्टेंट आपका mg नहीं, हाँ ओरिजिनल वाली जो भी वैल्यू है, हाँ उसको लेकर के निकाले, समझ गए? इधर जो भी एंगल है cos, ये वाली इधर वाला एंगल था ना, ये 90 में थीटा इधर वाली है, इधर cos में उधर sin में, तो इसको अगर करें तो ये mg sin थीटा हो जाएगी, नहीं ये हो जाएगी mg cos थीटा। ऐसे ही यूज होते, बस छोटे छोटे यूज होते। तो ये सीधा वाला कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा हट लेंगे तो फिर दिक्कत होगी यहाँ पे। तो ये उल्टा पुल्टा वाला हमने mg cos 90 माइनस थीटा क्यों लिखे? सीधा वहाँ पे लिखते हैं ना mg cos थीटा। क्यों भाई? थीटा यहाँ वाला एंगल कितनी है वो लेंगे ना, वहाँ वाला एंगल 90 माइनस थीटा है। हाँ तो भाई जैसे 45 है तो 45, 60 तो 60, थीटा मतलब क्या, जो एंगल है वो यूज करो ना। वहाँ तो 90 माइनस थीटा था तो डाले तो mg sin थीटा हो गया, और यहाँ पे डाले तो cos थीटा हो गया, समझ गए?